मेरी हालत समझने की कोशिश नहीं कर सकती। लक्ष्मी बस शुभम के शांत होने का इंतजार करने लगी। फिर लक्ष्मी ने शांति से कहा, शनाया का पति शुक्रवार को लौट रहा है। शनिवार को दोनों परिवारों की मुलाकात और डिनर है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शनाया के परिवार पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। मेरे पास पहनने लायक अच्छे कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने 2 ड्रेस खरीदी। मैंने तुम्हारे लिए भी एक सूट और टाई ली है। शुभम, इस वीकेंड हम तुम्हारी माँ के घर नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मी की बात सुनकर शुभम अपने मुंह में ही कुछ बड़बड़ाने लगा। लक्ष्मी ने पूछा, क्या कहा तुमने? शुभम ने झल्लाहट से कहा, कुछ नहीं। हाँ, फैमिली मीटिंग के लिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, लेकिन 2 ड्रेस लेने की क्या जरूरत थी? एक ही काफी होती। लक्ष्मी, एक काम करो, अब तुम डाइट पर भी आ जाओ। थोड़ा वजन कम करो ताकि पुराने कपड़े फिर से पहन सको। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अब बस वो तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं। अब खाली दिन भर पड़ी मत रहो भैंसों की तरह। लक्ष्मी के ओवरवेट को याद करते हुए शुभम को उससे नफरत होने लगी। अब हाल ये था कि अगर जरूरत महसूस ना हो तो शुभम लक्ष्मी को छूना तक पसंद नहीं करता। लक्ष्मी का खूबसूरत, स्मार्ट और इंडिपेंडेंट होना बस उसके पास्ट का हिस्सा बनकर रह गया था। ये सोचकर लक्ष्मी को बहुत बुरा फील होने लगा। तभी फोन पर उसे एक लड़की की मीठी आवाज सुनाई दी। मिस्टर गुप्ता? शुभम की सेक्रेटरी जानवी शुभम के पास आते हुए बोली। वो आवाज सुनते ही शुभम ने लक्ष्मी से कहा, अब कॉल कट करोगी या खुद तो जॉबलेस हो इसलिए मुझे भी निकम्मा बनाना चाहती हो? इतना कहकर शुभम ने कॉल कट कर दिया, बिना ये सुने कि लक्ष्मी आगे कुछ कहना चाह रही थी। कॉल कट होते ही जानवी शुभम के पास आकर सॉफ्ट टोन में बोली, मिस्टर गुप्ता, आप इस डॉक्यूमेंट को देखकर साइन कर दीजिए। ये कहकर जानवी ने इतराते हुए एक फाइल शुभम की ओर बढ़ा दी। शुभम ने मुस्कुराते हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़कर साइन किए और फाइल जानवी को वापस कर दी। फिर उसने टेबल में से एक बॉक्स निकाला। शुभम ने जानवी की ओर अपनी नजरें गड़ाकर खुशी से कहा, जानवी, कल रात एक डील फाइनल कर लौटते वक्त तुम्हारे लिए एक सोने की चेन ले आया, पहनकर बताओ कैसी लगी? जानवी ने मुस्कुराते हुए डिब्बा खोला। अंदर वाकई एक सुंदर सोने की चेन थी। वो मुस्कुराई और चेन को डिब्बे से बाहर निकाला। शुभम अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास गया और प्यार से बोला, आओ, इसे मैं तुम्हें खुद पहनाता हूँ। जानवी मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। शुभम ने उसके गले में चेन पहनाई और उसके गाल पर किस करके फुसफुसाते हुए बोला, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ये चेन सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। जानवी ने हल्का झुकते हुए उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, थैंक यू मिस्टर गुप्ता, मुझे ये चेन बहुत पसंद आई। शुभम ने धीमे लहजे में कहा, जब ऑफिस में कोई ना हो तो तुम मुझे शुभम बुलाओ। शुभम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका चेहरा जानवी को पानी की तड़प में लाल हो रहा था। फिर शुभम उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जानवी ने तुरंत उसे धक्का दिया और मुंह फुलाकर बोली, आप भूलना मत, आपकी बीवी और बच्चा है। हमने साफ तय किया था कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जानवी को अपने बॉस शुभम गुप्ता से मिल रही स्पेशल अटेंशन और गिफ्ट अच्छे लगते थे, जिन्हें वो आराम से एक्सेप्ट कर लेती थी। लेकिन वो दोनों कभी फिजिकली करीब नहीं आए थे। इसके पीछे उसकी एक चाल थी। वो बस चाहती थी शुभम उसे पाने के लिए तड़पता रहे। जानवी ने मन ही मन कहा, अब मुझे तुम्हारा नाजायज प्यार नहीं, हक से तुम्हारी वाइफ बनना है। जानवी को लक्ष्मी के बारे में काफी कुछ पता था, क्योंकि लक्ष्मी इसी ऑफिस में डायरेक्टर रह चुकी थी। ऑफिस के पुराने एम्प्लॉय से उसे ये भी जानने को मिला था कि शादी के बाद लक्ष्मी की अब क्या हालत थी। जानवी ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा, आगे से आप अपनी वाइफ के बारे में भूलना मत। लक्ष्मी का जिक्र आते ही शुभम का चेहरा नफरत से भर गया। शुभम ने नफरत से कहा, उसका नाम मत लो, उसमें और भैंसे में कोई डिफरेंस नहीं है। उसे देखते ही पता नहीं मुझे क्या होने लगता है। अगर उसने मुझे एक बेटा ना दिया होता तो मैं कब का उसे तलाक दे चुका होता। लक्ष्मी को अपने पति और उसकी सेक्रेटरी जानवी के बीच चल रहे इस अफेयर की भनक तक नहीं थी, लेकिन कॉल पर जानवी की आवाज सुनकर वो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ठहर गई। लक्ष्मी ने खुद से सवाल किया, क्या ये शुभम की सेक्रेटरी है? हाँ, शायद वही होगी, वरना उनके पास और कौन लड़की आएगी? मैं भी ना, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। लक्ष्मी ने पहले भी एक बार शुभम को कॉल पर किसी लड़की से प्यार से बात करते हुए सुना था, और तब शुभम ने उसे बताया था कि वो लड़की शुभम की सेक्रेटरी थी। तब उसने उस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। सोनू को वापस स्ट्रोलर में बैठाकर लक्ष्मी ने उसकी बेल्ट ठीक की और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अपनी ही सोच में डूबी लक्ष्मी की नजर सोनू पर थी। उसका मन शुभम की तरफ था और उसे फिक्र शनाया की हो रही थी। वो तेजी से चलती हुई कब सड़क पर आ गई उसे पता ही नहीं चला। तभी स्ट्रोलर एक कार से टकरा गया। लक्ष्मी की जोरों से चीख निकल गई। लक्ष्मी का स्ट्रोलर एक लग्जरी कार से जा टकराया था। गाड़ी को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी बॉडी पर खरोंच आ गई थी। लेकिन गाड़ी के लोगों पर नजर पड़ते ही लक्ष्मी के होश उड़ गए। तभी सामने से उस गाड़ी का मालिक तेज कदमों से चलते हुए लक्ष्मी के सामने आ पहुंचा। उसे देखते ही लक्ष्मी ने घबराहट से कहा, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। लक्ष्मी ने डरते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। उसके सामने एक 35 साल का लड़का खड़ा था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके चेहरे से उसका रौब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दाहिने गाल पर एक लंबा निशान था जो उसकी शख्सियत को हल्का डरावना भी बना रहा था। उस आदमी को देखकर सोनू डर से खुद को गोद में लेने के लिए लक्ष्मी से गुहार लगाने लगा। उस आदमी ने पहले कार की हालत को गौर से देखा, फिर लक्ष्मी और उसके बच्चे की तरफ नाराजगी से देखा, लेकिन उसने कोई बदतमीजी नहीं की। उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, अपना नंबर दे दीजिए, गाड़ी रिपेयर और रिपेंट का जो भी खर्चा होगा मैं आपसे वसूल लूंगा। लक्ष्मी ने डरते हुए कहा, माफ कीजिए सर। वो आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर समझाते हुए बोला, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक माफी से सब ठीक नहीं होता। गाड़ी का नुकसान तो पैसा देकर पूरा हो जाएगा, पर अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया होता तो। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया और शर्मिंदगी से बोली, मैं समझती हूँ, ये मेरी गलती थी, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी।
लक्ष्मी ने अपना फोन निकाला और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपकी गाड़ी के नुकसान की भरपाई करूंगी। उस आदमी ने धीमी आवाज में अपना नंबर बताया। लक्ष्मी ने उसका नंबर डायल किया और रिंग जाने के बाद कॉल काट दी। उस आदमी ने पूछा, आपका नाम? लक्ष्मी ने घबराहट से कहा, लक्ष्मी लक्ष्मी शाह। उसने लक्ष्मी का नाम सेव किया और हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। लक्ष्मी ने अपना सिर झुकाया और अपने बेटे को धक्का देते हुए वहां से तेजी से निकल गई। अब लक्ष्मी की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो डरते हुए बोली, शुभम को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊंगी इतने पैसे? कैसे इंतजाम करेगी लक्ष्मी इन पैसों का? क्या होगा जब शुभम के अफेयर के बारे में लक्ष्मी को पता चलेगा? सवाल तो बहुत हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हिज सीक्रेट फॉर्च्यून सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। लक्ष्मी अभी वहां से निकली ही थी कि तभी अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला सड़क पर गुजरने लगा, जिनमें से एक गाड़ी में वैभव राणा बैठा हुआ था। तभी अचानक वैभव ने अपनी गाड़ी की खिड़की नीचे की और सामने खड़े उस चेहरे पर निशान वाले आदमी को देखा। वैभव ने इशारे से अपनी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए उस आदमी से पूछा, दिग्विजय, यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी, जिसका नाम दिग्विजय था, उसने शांति से कहा, कुछ सामान लेने गया था, लौट कर आया तो गाड़ी पर स्क्रैच लगा था। वैभव ने गुस्से से कहा, किसने किया ये? कुछ पता चला? अगर जरूरत हो तो मैं देखूं कौन था वो। दिग्विजय लखानी ने हल्की आवाज में कहा, नहीं, मैंने उसका नंबर ले लिया है, गाड़ी ठीक हो जाने के बाद उससे हर्जाना वसूल कर लूंगा। और वैसे भी ये दिल्ली मेरी जमीन है, वो यहाँ से भाग सकती है पर मुझसे छिप नहीं सकती। दिग्विजय अपनी गाड़ी में वापस बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मैं निकल रहा हूँ। वैभव ने बिना कुछ कहे गाड़ी की विंडो ऊपर की और आगे बढ़ गया। इधर काम करते हुए कब शाम हो गई शनाया को पता ही नहीं चला। स्कूल बंद होने की भीड़ के थमने के बाद शनाया अपने और जैस्मिन के लिए रात का खाना बनाने ही वाली थी कि उसे लक्ष्मी का कॉल आया। लक्ष्मी ने परेशानी से कहा, शनाया, मैं तेरे पास आ रही हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शनाया ने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ दीदी? लक्ष्मी ने पैनिक करते हुए कहा, आज मैं बाहर गई थी, बाहर जब स्ट्रोलर को धक्का दे रही थी तो मेरी गाड़ी एक लग्जरी कार से टकरा गई और उस पर खरोंच आ गई। ऐसी गाड़ियां महंगी होती हैं, मरम्मत का खर्चा भारी पड़ेगा, मेरी सारी सेविंग्स भी कम बढ़ जाएंगी, मैं शुभम से बात भी नहीं कर सकती, वरना पता नहीं वो क्या बोलेगा। शनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमे लहजे में पूछा, दीदी पहले आप शांत हो जाओ, क्या आपको आइडिया है कितने का नुकसान हुआ है? लक्ष्मी ने लगभग रोते हुए कहा, नहीं, गाड़ी वाले ने मेरा नंबर लिया है, कहा है कि गाड़ी रिपेयरिंग के बाद मुझे कॉल करेगा। शनाया उसे समझाते हुए बोली, दीदी अच्छी बात ये है कि तुम और सोनू सही सलामत हो, मरम्मत का खर्चा हम भर देंगे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। अब लक्ष्मी खुद को रोने से रोक नहीं पाई। वो रोते हुए बोली, शनाया मैं कितनी निकम्मी बन गई हूँ, एक मामूली काम भी नहीं संभाल पा रही। शनाया ने समझाते हुए कहा, ऐसी बातें मत सोचो दीदी, ये सिर्फ एक हादसा था और पैसे तो फिर भी कमाए जा सकते हैं। शुक्र मनाओ कि किसी को चोट नहीं आई। जब लक्ष्मी कुछ शांत हुई तो शनाया ने जैस्मिन की ओर मुड़ते हुए कहा, जैस्मिन मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। जैस्मिन ने हामी भरी। शनाया ने अपना बैग उठाया और तेजी से लक्ष्मी के पास पहुंची और आधी रात तक वहीं उसके साथ रही। वो आधी रात को अपने घर लौटी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हॉल में वैभव राणा की सख्त आवाज गूंज उठी, आज इतनी देर से लौट रही हो? दरवाजा बंद करते हुए शनाया ने धीमी और थकी हुई आवाज में जवाब दिया, दीदी को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी बात सुनकर अब वैभव के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हुए। वैभव ने फिक्र से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? शनाया ने उदास होकर कहा, वो दोपहर में शॉपिंग करने गई थी, गलती से उन्होंने सोनू का स्ट्रोलर एक लग्जरी गाड़ी से टकरा दिया जो सड़क किनारे खड़ी थी, पर उसमें बस एक खरोंच आई है, लेकिन उस गाड़ी की मरम्मत काफी महंगी पड़ेगी। दीदी के पास ना कोई नौकरी है, ना ही कोई इनकम, उन्हें चिंता हो रही है कि वो ये खर्च कैसे उठाएंगी। वैभव की काली आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसने मन ही मन कहा, कहीं शनाया की बहन नहीं तो दिग्विजय की गाड़ी को टक्कर नहीं मारती। वैभव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, किस कंपनी की गाड़ी थी और कितना नुकसान हुआ है? शनाया ने हल्का सिर झुकाते हुए उस गाड़ी की कंपनी का नाम बताया और फिक्र से कहा, उस तरह की गाड़ी में जरा सी खरोच भी काफी महंगी पड़ती है, मुझे नहीं पता कितना खर्च होगा। उसकी आवाज में डर साफ छलक रहा था। वैभव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक की लहर दौड़ गई कि शायद लक्ष्मी ने ही दिग्विजय की गाड़ी में टक्कर मारी थी। वैभव अभी तक लक्ष्मी से नहीं मिला था। शनाया ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, आप देर हो चुकी है मिस्टर राणा, मैं सोने जा रही हूँ। शनाया ने लक्ष्मी को दिलासा दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से वो खुद भी परेशान थी। उसे नहीं पता था कि मरम्मत का खर्च कितना भारी पड़ेगा। वो वैभव को बाय कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वैभव ने उसे इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हुए कहा, बालकनी में रखे फूल, लेकिन वैभव की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। शनाया दरवाजा बंद करके अपने कमरे में जा चुकी थी। अब वैभव को कुछ अजीब लग रहा था। आज उसने कुछ अच्छा काम किया था और उसके बदले में उसे शायद तारीफ की उम्मीद थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और शनाया बाहर निकलकर हैरानी से बोली, मिस्टर राणा, आपने वॉशिंग मशीन ले ली है, ये कितने की आई? वैभव ने शांत लहजे में बताया, मैंने 2 वॉशिंग मशीन पर 15,000 रुपए खर्च किए हैं। शनाया को ये रेट सही लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो फिर अंदर जाने लगी। वैभव ने उसे रोकते हुए कहा, शनाया। शनाया ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। वैभव उसे समझाते हुए बोला, तुम्हारी बहन वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पैसों की कमी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। उसकी बात पर शनाया ने हामी भरते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर राणा, बिल आने के बाद देखते हैं क्या करना है।
अगर हमें पूरा पैसा जमा करने में परेशानी हुई तो मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे उधार ले लूंगी और अपने सिग्नेचर भी कर दूंगी। वैभव और शनाया की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे, फिर भी शनाया को अच्छा लगा कि वैभव उसकी बहन की मदद करने के लिए तैयार था। वैभव ने समझाते हुए कहा, अब देर हो गई है, तुम आराम करो और ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। शनाया ने गुड नाइट कहा और अपने कमरे में लौट गई। वैभव थोड़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठा रहा, फिर वो भी अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करते ही वैभव ने अपना फोन निकाला और दिग्विजय को कॉल किया। वैभव ने नॉर्मल लहजे में पूछा, सो गए क्या? दूसरी तरफ से दिग्विजय ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं 3 बजे से पहले सोता नहीं हूँ। वैसे क्या बात है, ड्रिंक्स करनी है क्या? अगर हाँ तो आ जाओ, आज अपनी वाइन कलेक्शन दिखाता हूँ। वैभव ने सवाल करते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी को पेंट कराने में कितना खर्च आएगा? वैभव ने गाड़ी को पास से देखा नहीं था, इसलिए उसे नुकसान का अंदाजा नहीं था। दिग्विजय ने लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं है, बस हल्की सी खरोच है, 10,000 में काम हो जाना चाहिए। वैभव ने फिर से सवाल किया, क्या तुम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो? दिग्विजय ने लापरवाही से कहा, नहीं ये नॉर्मल स्क्रैच है, इसलिए मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। लेकिन तुम अचानक इतने सवाल क्यों कर रहे हो? उसके सवाल को सुनकर पहले तो वैभव चुप हो गया, फिर उसने सीरियस होकर कहा, जिसकी वजह से आज सुबह तुम्हारी कार पर स्क्रैच आया वो मेरी दादी की जान बचाने वाली की बहन है। दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा है। वो हाउसवाइफ है और उसकी कोई इनकम नहीं है, इसीलिए वो पूरे दिन परेशान थी कि अब वो गाड़ी का खर्च कैसे भरेगी। दिग्विजय हैरानी से बोला, ये तो अजीब कोइंसिडेंस है, लेकिन तुम्हें ये पता कैसे चला? वैभव ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरी दादी को उस लड़की से बहुत लगाव है, वो अक्सर उसी के पास रहती है। आज वो सैड थी तो दादी को सब पता चला। दिग्विजय ने पूछा, वही ना, शनाया, उसका सरनेम क्या है? वैभव ने जवाब दिया, शनाया शाह। दिग्विजय ने हामी भरी, फिर तो दोनों पक्का बहने हैं। जिसने मेरी कार को नुकसान पहुंचाया उसका नाम लक्ष्मी शाह है। ठीक है, अब उसने तुम्हारी दादी की जान बचाई है तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर देता हूँ। लेकिन पैसों को लेकर कोई बात नहीं थी, मैं उसे बस एक सीख देना चाहता था ताकि आगे से वो उतनी लापरवाह ना रहे। दिग्विजय लखानी परिवार का चौथा बेटा था। उसने अपना फैमिली बिजनेस नहीं संभाला था, लेकिन उसने लखानी एंड कॉर्पोरेशन के नाम से अपनी पहचान बनाई थी। उसने कई सब्सिडरी कंपनीज चला रखी थी और अपने दम पर अरबपति बना था। दिग्विजय बहुत सिंपल और ऑनेस्ट था। अपनी 20s में वो लॉ में अपना करियर बना चुका था। उसके चेहरे का वो निशान उसकी बीती जिंदगी की कहानी बताता था। उसने कभी सर्जरी करवाकर उस निशान को हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे वो निशान और खास बनाता था। वैभव ने सॉफ्ट लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो तो जैसा ठीक लगे वैसा करना, पर दादी वाली बात याद रखना। दिग्विजय ने मजाक करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे तो सोचकर हंसी आ रही है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारी दादी ने तुम्हें बात करने के लिए आगे भेज दिया। अरे वो अपनी जान बचाने के बदले में उसे बड़ी रकम भी दे सकती थी, पर उन्होंने तो उस लड़की से रिश्ता जोड़ लिया। वैभव ने समझदारी से कहा, कहीं ना कहीं दादी हमें ये जताना चाहती है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। माया जी अपने सारे पोतों की जल्दी शादी होते देखना चाहती थी ताकि घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो भी उन्हें पहली परपोती देगा उसे 500 करोड़ का गिफ्ट अमाउंट दिया जाएगा और उस बच्ची को 50 करोड़ मिलेंगे। राणा परिवार में आज तक कोई बेटी नहीं हुई थी। माया जी को हमेशा एक पोती की चाह थी, लेकिन उनकी सभी बहुओं के 3-3 बेटे हुए। अब उनकी आखिरी उम्मीद उनके पोते ही थे। दिग्विजय ने हंसते हुए कहा, अरे ये दादा दादी ऐसे ही होते हैं। जब मेरी दादी जिंदा थी तब वो मुझसे रोज शादी के लिए जिद करती थी। उनकी बातों से हम भाई बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन अब जब वो नहीं रही तो उनकी डांट भी याद आती है। ये कहते हुए दिग्विजय थोड़ा उदास हो गया। अक्सर लोग किसी की अहमियत उसे खोने के बाद समझते हैं। अपने 3 भाइयों में बस दिग्विजय ने ही अब तक शादी नहीं की थी। वैभव ने हंसते हुए कहा, तुम 35 के हो गए हो, अब शादी में देर करोगे तो जब बच्चा होगा तब खुद बुढ़े लगोगे। अच्छा फोन रखता हूँ, तुम अपनी शादी के बारे में जरूर सोचना। वैभव दिग्विजय को समझा रहा था, लेकिन अगर माया जी ने जिद नहीं की होती तो वैभव भी इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं होता। वैभव सोचने लगा, मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन शनाया के साथ उम्र भर का साथ निभाने का फैसला नहीं किया है। वो फैसला लेने से पहले मुझे बहुत सी बातें परखनी है, जिसकी शुरुआत अब मुझे कर देनी चाहिए। क्या प्लान कर रहा था वैभव? क्या दिग्विजय सच में लक्ष्मी पर दया दिखाएगा? क्या अंजाम होगा वैभव का शनाया की मदद करने का? सवाल तो बहुत है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हिज सीक्रेट फॉर्च्यून, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। शनाया शाह ने पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई, क्योंकि बेचैनी और टेंशन ने उसकी नींद उड़ा दी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बहुत थकावट हो रही थी। पिछली रात सोने से पहले उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो अब उठते ही वो बालकनी में कपड़े सुखाने गई। लेकिन बालकनी में कदम रखते ही वो बिल्कुल हैरान हो गई। वहां कपड़े सुखाने के लिए स्टेनलेस स्टील की रॉड्स लगी हुई थी। वहीं एक कोने में तरह तरह के गमले रखे हुए थे। कुछ में फूल खिले थे, कुछ में कली आ चुकी थी। सब अलग अलग टाइप के फूल थे। हर फूल की बनावट बेहद खूबसूरत थी। वाह, कितने खूबसूरत फूल है। अब अपने आप ही शनाया का ध्यान उन फूलों की तरफ खिंच गया। उसने जल्दी से कपड़े टांगे और फिर वो फ्लावर स्टैंड को असेंबल करने लगी, जो वैभव ने मंगवा कर रख दिए थे। एक एक करके वो गमलों को सजाने लगी, जैसे कोई पेंटर अपने कैनवस पर रंग भर रहा हो। जब वो ये सब कर रही थी तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने वैभव एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे देख रहा था। लेकिन अब तक शनाया उसकी इन बेरुखी नजरों की आदत डाल चुकी थी।
शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर राणा। फिर वो उसकी तरफ देखकर खुश होकर बोली, ये फूल तो बहुत सुंदर है, आपने अच्छा काम किया है। शनाया को ये महसूस होने लगा कि वैभव पर भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि उसने ये काम बहुत अच्छे से किया था। वैभव ने शांत लहजे में धीरे से कहा, अगर आगे भी कोई परेशानी हो तो मुझसे कह देना। उसके लिए शनाया की ऐसी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। शनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर। वैसे आपने ये पौधे कहाँ से खरीदी? बहुत सुंदर है। शनाया की आंखों में चमक थी। अपने होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए शनाया फिर से पौधों की सजावट में लग गई। वैभव राणा ने बिना झिझक के झूठ बोला, मैं कई फूलों की दुकान पर गया था, अब ठीक से याद नहीं कि कहाँ से लिए। शनाया ने ज्यादा सवाल नहीं किए, उसे अच्छा रिजल्ट मिला था, इसीलिए वो खुश थी। वैभव ने अचानक पूछा, आज नाश्ते में क्या लाई हो? अब जाकर शनाया को याद आया कि वो तो सुबह का नाश्ता लाना भूल ही गई थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और टाइम देखा, 7 बज चुके थे। वो मासूमियत से बोली, मैं तो नाश्ता लाना भूल ही गई, लेकिन अभी टाइम है, मैं जल्दी से कुछ ले आती हूँ, आप तब तक तैयार हो जाइए। वैसे आपको क्या खाना पसंद है? वैभव ने शांत लहजे में कहा, मुझे कुछ भी चलेगा, तुम अपनी पसंद का कुछ भी ले आओ। वैभव को अपनी पहचान छिपानी थी, इसीलिए वो शनाया के सामने अपनी पसंद नहीं बता सकता था, क्योंकि उसका पसंदीदा खाना बहुत महंगा था, जिसे आम आदमी नहीं खरीद सकता था। शनाया ने हामी भरी और तेजी से नीचे उतर गई। उसने अपनी स्कूटी ली और नाश्ता लेने निकल पड़ी। आधे घंटे में ही वो नाश्ता लिए वापस आ गई। उसके हाथ में नाश्ते का पैकेट था, जिसमें जलेबी और चीज रैप, हैश ब्राउन और एप्पल जूस था। इस खाने को अपनी प्लेट में देखकर वैभव का नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। उधर शनाया आराम से अपनी थाली सजाकर मजे से खाने लगी। खाने के बाद वो दोबारा बालकनी की तरफ बढ़ गई, जहाँ उसने अपना छोटा सा गार्डन बनाने का सपना देख रखा था। इधर काफी देर तक वैभव चुपचाप टेबल पर बैठा रहा। फिर उसने धीरे से जलेबी उठाई और एक बाइट खाई। जलेबी थोड़ी अजीब दिख रही थी, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा था। पर फिर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जलेबी हेल्थ के लिहाज से सही थी या नहीं, या उसे बनाते समय हाइजीन मेंटेन की गई थी या नहीं। फिर वो अपने ख्यालों को झटकते हुए बोला, कभी कभी खा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा खाना कब तक खाऊंगा? कहीं मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कोई गलती तो नहीं करती? वैभव को एहसास हो रहा था कि राणा खानदान की अपनी आइडेंटिटी छुपाकर खुद को एक एम्प्लॉय के रूप में दिखाने की एक्टिंग करना उसे अब मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सामने उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो खाने की थी। उसे अब ये सब बोझ सा लग रहा था। उसने धीमी आवाज में पुकारा, शनाया। शनाया की आवाज बालकनी से आई, क्या बात है हस्बैंड जी? वैभव, जो अभी जलेबी खा रहा था, बालकनी की ओर बढ़ गया। वैभव ने आराम से कहा, तुम्हारी बहन वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है। वो गाड़ी जिसे टक्कर लगी थी हमारे एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट की है। मुझे बात रात को याद आई तो मैंने दिग्विजय जी को फोन किया। उन्होंने बताया कि मरम्मत का खर्चा तकरीबन 10,000 रुपए आएगा। वैसे तो शनाया पौधों के बीच खुद को बिजी दिखा रही थी, लेकिन वैभव उसकी टेंशन देख पा रहा था। शायद उसकी रात भर की नींद पूरी नहीं हुई थी। शनाया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और वैभव को जलेबी खाते हुए देखा। उसे मन ही मन वैभव खाने के मामले में सीधा लगा। शनाया ने एक्साइटमेंट में पूछा, आपको कैसे पता चला कि वही गाड़ी आपके क्लाइंट की है? लक्ष्मी को सिर्फ इतना पता था कि गाड़ी का मालिक लंबा चौड़ा था। उसका चेहरा रौबदार था, उसके एक्सप्रेशन सीरियस थे, जिन्हें देखकर सोनू भी उससे डर गया था। वैभव ने समझाते हुए कहा, कल जब दिग्विजय जी हमारे ऑफिस आए थे तो मैंने खुद उनकी गाड़ी में खरोच देखी थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक औरत जो अपने बच्चे के साथ थी गलती से स्ट्रोलर से उनकी गाड़ी में टक्कर मार बैठी। रात को जब तुमने अपनी बहन की बात की तो मुझे कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा ही अजीब लगा, इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया। क्या तुम्हारी बहन का नाम लक्ष्मी है? शनाया सीधी खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, हाँ लक्ष्मी नाम है। ये तो सच में कोइंसिडेंस है। क्या दिग्विजय जी ने सच में कहा कि मरम्मत का खर्च करीब 10,000 होगा? वैभव ने शांत लहजे में कहा, हाँ मैंने खुद उनसे पूछा था और उन्होंने यही कहा। शनाया ने अब जाकर राहत की सांस ली। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू हस्बैंड जी। लक्ष्मी की सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि पता नहीं खर्च कितना आएगा, और अब ये अमाउंट सुनकर शनाया को थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। शनाया ने वैभव की तरफ देखा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि भले ही वो दोनों अजनबी थे, लेकिन शादी के बाद हर मोड़ पर वैभव उसके साथ खड़ा था। वैभव उसके लिए ऐसा कंधा बन रहा था जिस पर वो बिना किसी शक के अपना सिर रख सकती थी। वैभव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यू वेलकम। शनाया के चेहरे की सुकून ने वैभव के मूड को भी बेहतर बना दिया। तभी शनाया का फोन बजा। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसकी बहन लक्ष्मी थी। शनाया ने खुशी में कहा, दीदी मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाली थी। मैंने वैभव को कल के बारे में बताया था। आप अपना गुड लक तो देखो। वो गाड़ी जिसको टक्कर लगी थी वो वैभव के एक क्लाइंट की निकली। वैभव ने उसे रिपेयर का खर्चा पूछा तो उन्होंने बताया कि खर्च करीब 10,000 रुपए होगा। क्या आप इतना मैनेज कर पाओगी? शनाया भले ही टेंशन में पूरी रात सो नहीं पाई थी, लेकिन असली टेंशन तो अभी लक्ष्मी को ही झेलनी थी। पहले जब लक्ष्मी की अच्छी कमाई हुआ करती थी तब ये पैसे कुछ खास मायने नहीं रखते थे, लेकिन अब वो एक फुल टाइम हाउसवाइफ थी। ऊपर से कल रात शुभम ने उस पर इल्जाम लगाते हुए अपने कंधे झाड़ लिए थे और कह दिया था कि ये प्रॉब्लम उसकी है, वो इसे खुद ही सुलझाए। लक्ष्मी ने शांत लहजे में कहा, अगर खर्च 10,000 के आसपास रहेगा तो मैं संभाल लूंगी। तुम जो पॉकेट मनी देती थी उसका आधा मैं चुपचाप बचा रहे थे, शुभम को बताए बिना।
शायद इससे हो जाएगा। लक्ष्मी ने याद करते हुए आगे कहा, अरे हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल रात के 2 बजे उस गाड़ी के मालिक लखानी साहब का मैसेज आया था। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भेजा और उसमें 9,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। जब सुबह उठी तो वो मैसेज देखा और सोचा कि तुम्हें भी बता दूं ताकि तुम चिंता न करो। लगता है लखानी साहब उससे पूरी रकम नहीं ले रहे। मरम्मत का खर्च जहाँ 10,000 से ऊपर जा सकता था, वहाँ लक्ष्मी को सिर्फ 9,000 देने पड़ रहे थे। शायद ये सब वैभव की वजह से हो पाया था। इस इंसिडेंट के बाद लक्ष्मी की नजर में वैभव एक भरोसेमंद इंसान के रूप में उभरने लगा था। जहाँ कल रात उसके पति ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी, वहीं वैभव ने लक्ष्मी के लिए लखानी से खुद बात की थी और शायद उनके सामने रिक्वेस्ट भी की होगी। इसी वजह से लखानी ने कुछ पैसे कम देने को कहा था। ये सब सोचते हुए लक्ष्मी ने एक्साइटमेंट में पूछा, तुम्हारे पति कब लौट रहे हैं? शनाया बिना झिझक के बोली, कल लौटेंगे। लक्ष्मी ने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, शुभम और मैं टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। तुम खाना बना लोगी ना? क्या मैं मदद करने और पहले आ जाऊं? शनाया बोली, मैं बताती हूँ। फोन पर दोनों बहनों के बीच और बातें हुई, फिर कॉल कट गया। उसके बाद शनाया ने वैभव से पूछा, राणा जी, क्या आप रोज देर तक काम करते हैं? वैभव ने जवाब देने के बजाय सवाल किया, क्यों? शनाया ने बताया, वीकेंड आने वाला है, आपके पेरेंट्स डिनर पर आ रहे हैं, हमें घर थोड़ा सजाना होगा। मैं सोच रही थी कि घर के लिए कुछ फर्नीचर्स देख लूं और जो जरूरी हो वो ले आऊं। वैभव चुप हो गया। उसका स्केड्यूल बहुत बिजी था। फिर बिजी स्केड्यूल में शनाया के साथ फर्नीचर देखने जाने का समय निकालना आसान नहीं था। उसे चुप देखकर शनाया ने आराम से कहा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं अकेले ही देख लूंगी। वैभव ने शांत लहजे में जवाब दिया, ठीक है, तुम इस घर की मालकिन हो, जो सही लगे कर सकती हो। शनाया ने हामी भरते हुए कहा, मैं जैस्मिन को बता दूंगी कि आज दुकान पर नहीं आ पाऊंगी, घर के लिए जरूरी सामान लेकर घर आ जाऊंगी। वैभव ने कुछ नहीं कहा। पीछे मुड़कर वो अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकला और बोला, मैं काम पर जा रहा हूँ। शनाया ने आराम से कहा, आराम से गाड़ी चलाइएगा। हाथ में हैश ब्राउन और एप्पल जूस का पैकेट लिए वैभव निकल पड़ा। स्प्रिंगफील्ड से बाहर निकलते ही वैभव ने अपनी काली एमपीवी को सड़क के किनारे रोका, जहां उसकी महंगी लग्जरी कार और सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। सर। बॉडीगार्ड्स तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों से उतर आए। उन्होंने चारों तरफ से वैभव को कवर किया और उसकी कार की ओर बढ़ गए। फिर उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली वैभव के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। एक बॉडीगार्ड ने झुककर पूछा, सर क्या आप ये नाश्ता खाने वाले हैं? बॉडीगार्ड की बात पर वैभव ने उसे घूर कर देखा। क्या करने वाला था वैभव उस बॉडीगार्ड के साथ? क्या होगा जब शनाया और वैभव की फैमिली एक दूसरे से मिलेगी? सवाल तो बहुत है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हिज सीक्रेट फॉर्च्यून।